हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियोस में हम लोग पढ़ रहे थे सीजी बोर्ड क्लास 10th साइंस चैप्टर 9 मेटल्स एंड मेटलर्जी के बारे में। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे इस पूरे लेसन का थर्ड पार्ट, जो कि है आयरन, कोरोजन एंड एलॉयज़। सामने के 2 वीडियोस पहले भी पब्लिश हो चुके हैं चैनल पे, जिसमें हम लोग इसके सामने का सारा पोर्शन जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं आयरन से। तो आयरन को हम लोग क्योंकि मेटल्स एंड मेटलर्जी में मेटल्स के बारे में पढ़े एंड मेटलर्जी क्या है उन चीज़ों को पूरा डिटेल में पढ़ लिए, लेकिन सारे मेटल्स के अलावा अब यहाँ पे एक फोकस दिया जा रहा है आयरन के ऊपर। इतने सारे मेटल्स थे लेकिन एक आयरन के ऊपर अलग से एक टॉपिक आया है आपकी बुक में, दैट सिंपली मीन्स कि आयरन जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेटल है। तो अब ये इम्पोर्टेंस क्यों है? तो जो आयरन है ना, उसका हमेशा से ही बहुत ही प्रोमिनेंट रोल रहा है ह्यूमन सिविलाइजेशन में। आयरन एज से ही ये जो है मतलब बहुत ही लॉन्ग हिस्टोरिकल एरा से ये चलता आ रहा है। क्या चीज़? आयरन। तो आयरन जो है वो एक एक्टिव मेटल है जो कि नेचर में कॉम्बिनेशन के फॉर्म में मिलता है, दूसरे एलिमेंट्स के साथ में कंबाइन होकर के मिलता है। क्यों? क्योंकि आयरन एक्टिव मेटल है। अब एक्टिविटी सीरीज़ में हम लोग देखे थे ना कि आयरन जो है वो कहाँ बिलोंग करता है, तो थोड़े मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स में बिलोंग करता है, इसलिए ये हमेशा कॉम्बिनेशन में मिलेगा, फ्री स्टेट में अवेलेबल नहीं होता है। तो आयरन के वो सारे कंपाउंड जो हम लोग को मिलते हैं, जिसके बाद जिनमें से आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो है हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, सिडराइट FeCO3 एंड आयरन पायराइट FeS2। अब यहाँ से आपको दिख रहा है कि जब हम लोग मेटल्स के बारे में पढ़े कि वो किन किन कॉम्बिनेशन में मिलते हैं, तो वो क्या क्या था? ऑक्साइड था, कार्बोनेट था, सल्फेट था और सल्फाइड था। तो आयरन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऑक्साइड के फॉर्म में है, कार्बोनेट के फॉर्म में है और सल्फाइड के फॉर्म में है। तीनों ही टाइप के ओर्स जो हैं वो आयरन के मिलते हैं एंड यही 4 ओर्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। इनके अलावा और भी कोई ओर्स होते हैं, लेकिन ये 4 इम्पॉर्टेंट है, तो हम लोग को इन 4 के बारे में पढ़ना है। अब देखते हैं मेटलर्जी ऑफ आयरन, यानी कि मेटल्स को अब इन ओर में से कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो जो हेमेटाइट है ना, ये मोस्ट कॉमनली फाउंड ओर है। छत्तीसगढ़ में मैक्सिमम यही ओर जो है वो मिलता है। ठीक है, इस ओर को ऑब्टेन करते हैं सबसे पहले, तो मतलब माइनिंग करेंगे, वहाँ से ये ओर निकलेगा। उसके बाद इसको क्रश किया जाता है फाइन पाउडर्स में, और उसके बाद ये जो फाइन पाउडर्स मिले हैं इनको क्या करते हैं हम लोग? कंसंट्रेशन। सबसे फर्स्ट प्रोसेस क्या था मेटलर्जी में? पहले एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर, देन कंसंट्रेशन ऑफ ओर एंड देन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड रिफाइनिंग। तो सबसे पहले ओर्स निकले हैं, तो अब क्या करेंगे? कंसंट्रेट करेंगे उसको। तो कंसंट्रेशन के लिए यहाँ पे ग्रेविटेशनल सेपरेशन मेथड यूज़ होता है। सेकेंड वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि ग्रेविटेशनल सेपरेशन मेथड क्या है, तो आप वहाँ पे आई होप कि आप वो वीडियो देख कर आए हो, तो आपको पता होगा कि ग्रेविटेशनल सेपरेशन क्या है। तो इसके थ्रू हम लोग क्या किए कि उस ओर में से जो इम्प्योरिटीज़ थी उसको कुछ हद तक निकाले और ओर को कंसंट्रेट कर लिए हैं। अब कंसंट्रेशन के बाद में इन ओर को रोस्ट किया जाता है। रोस्ट करते हैं जिसके वजह से इम्प्योरिटीज़ जो हैं, जैसे कि आर्सेनिक और सल्फ़र, ये जो है वो उनमें से रिमूव हो जाएगा। अब क्योंकि हम लोग रोस्ट किए हैं, तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें जो हैं वो कैसे निकलेंगी? गैसियस ऑक्साइड के फॉर्म में। रोस्टिंग में क्या कर रहे थे? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर रहे थे, तो ऑब्वियसली ये सारे सब्सटेंस जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बना लेंगे और फिर वो रिमूव हो जाएंगे। और ये जो ओर है, अब क्योंकि इनमें से कुछ चीज़ें रिमूव हुई हैं, तो ऑब्वियसली वो पोरस हो जाएगा, मतलब कि उसमें छोटे छोटे छेद बन जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो ऑक्साइड्स हैं वो कैसे फॉर्म हुए। तो जैसे अगर उसमें आर्सेनिक प्रेजेंट था, तो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ में वो आर्सेनिक ऑक्साइड बनाया। अगर सल्फर प्रेजेंट था, तो वो ऑक्सीजन के साथ में सल्फर डाइऑक्साइड बनाया, और ये दोनों ही जो है वो गैसियस फॉर्म में रहते हैं, तो वो निकल जाते हैं, वहाँ से उड़ जाएंगे। नेक्स्ट है मेनली जो सैंड है ना, वो ही यहाँ पे इम्प्योरिटी के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो इसको रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और इस प्रोसेस को बोलते हैं स्मेल्टिंग। जो ऑक्साइड्स होते हैं आयरन के, उनको रिड्यूस कर देते हैं फिर कार्बन के साथ रिएक्ट करा के। अब इस प्रोसेस के लिए बहुत ही हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, अबाउट 1800 डिग्री सेल्सियस। इस प्रोसेस को इसीलिए क्या करते हैं? ब्लास्ट फर्नेस में कैरी करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ये सेटअप, अभी डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी। ब्लास्ट फर्नेस में ये पूरा प्रोसेस जो है वो कैरी आउट करते हैं, क्योंकि हम लोग को इतना हाई टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करना है। अगर हम लोग बार बार एनर्जी लूज़ होने देंगे ना, अगर ये ओपन वेसल रहता और उसमें हम लोग ये सारे प्रोसेस कराते, तो एनर्जी लूज़ होता, इन्वायरमेंट में वो चला जाता, और वापस से उतना एनर्जी जो है अटेन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा, मतलब उतना टेम्परेचर अटेन करने के लिए बहुत सारा एनर्जी जो है वो वेस्ट होगा। इसलिए क्या करते हैं कि इसको ब्लास्ट फर्नेस में कैरी आउट करते हैं। अब देखो ब्लास्ट फर्नेस कैसा दिखता है, यहाँ पे ये फिगर दिया हुआ है। अभी इसके आगे यहाँ पे इस पैराग्राफ में पूरा एक्सप्लेन किया है कि ब्लास्ट फर्नेस में क्या सारी चीज़ें हो रही हैं, तो मैं आपको उस चीज़ को फिगर से ही दिखा के समझाती हूँ।
क्या क्या लिखा है वहाँ पे आपके बुक में कि जो ब्लास्ट फर्नेस है वो एक सिलेंड्रिकल शेप का होता है और ये स्टील का बना हुआ होता है। ठीक है, ये ब्लास्ट फर्नेस पूरा पूरा स्टील का बना हुआ है। तो ये सारा जो आपको बाउंड्री दिख रहा है ये पूरा क्या है, स्टील है। अब ये स्टील से बना हुआ जो फर्नेस है इसके अंदर में रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। अब इसका जो ब्रॉड पोर्शन है ना, ये नीचे वाला, ये जो ब्रॉड वाला एरिया है, यहाँ पे आपको ये दो दिख रहा होगा ओपनिंग, जहाँ से हॉट एयर जो है वो इसके अंदर ब्लो किया जाता है। इस एयर का टेम्परेचर यहाँ पे 700 से 800 डिग्री सेल्सियस तक होता है। जो अपर पोर्शन है यहाँ पे, सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन है इस फर्नेस का, वहाँ पे दो आउटलेट्स आपको दिख रहे हैं। ये दो साइड से, जैसे नीचे दो थे वैसे ही दो इस एरिया में भी दिख रहे हैं। ये जो आउटलेट्स होते हैं, यहाँ पे जो भी गैस इसके अंदर रिएक्शन के टाइम पे बना है वो सारा गैस यहाँ से बाहर चला जाता है। अब रोस्टेड ओर को जैसे ही हम लोग इसके अंदर में डालते हैं ना, तो इसके अंदर डालते हैं तो रोस्टेड ओर के साथ साथ कैल्शियम कार्बोनेट और कोक, इन चीज़ों को भी मिक्स करके इसमें डाला जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब लाइमस्टोन, और कोक, इनको मिक्स करके इसमें डालते हैं। जो इसमें टेम्परेचर है वो आपको दिख रहा होगा, ओवरऑल पूरा रीजन में अलग अलग टेम्परेचर है। यहाँ पे 400 से 900 डिग्री सेल्सियस, यहाँ 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ 1200 से 1600 डिग्री सेल्सियस, यानी कि डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट टेम्परेचर जो है वो प्रेजेंट रहता है। और ओर को इन सारे ही टेम्परेचर से क्या होता है, पास होना पड़ता है। अब जो लाइमस्टोन या फिर ओर या कोक जो यहाँ पे हम लोग यूज़ किए थे, वो सारा क्या होगा कि मिक्स हो जाएगा डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स में, और वो डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस यहाँ पे प्रोसीड करेगा। ठीक, अभी देखो ये यहाँ पर से कि क्या सारे रिएक्शंस हो रहे हैं। तो जो कोक है, यहाँ पे जो कोक यूज़ किए थे वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। देखो कोक यानी कि कार्बन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म किया। सिंस एक्सेस ऑफ कोक इज एडेड, बहुत सारा कोक डाले हैं, इसलिए क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा कोक है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ में रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। तो ये जो एक्स्ट्रा कोक था वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बना है उसके साथ रिएक्ट किया और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया। अब ये जो कोक है वो क्या करता है, तो जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है उसके साथ भी रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड ही बनाता है। तो फिर ये कोक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया। ये जो प्रोसेस है वो क्या करता है, हाई टेम्परेचर जो है वो उसको मेंटेन करके रखता है। फर्नेस के अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए उसमें कोक ऐड किया जा रहा है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जानने लायक। ठीक है, कोक का रोल क्या है यहाँ पे, तो फर्नेस का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए यूज़ किए हैं। नेक्स्ट है जो ऑक्साइड ओर्स हैं वो रिएक्ट करेंगे फिर इस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के साथ में, और वो क्या फॉर्म करेगा, तो आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यही तो हम लोग को करना था, आयरन ही तो सेपरेट करना था। तो ये जो भी ऑक्साइड था वो क्या किया, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके आयरन जो है वो बना लिया है, और अब वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है, और अब वो एस्केप होगा। तो इसके वजह से जो नेचर है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो थोड़ा हार्मफुल गैस है इन कंपैरिजन टू कार्बन डाइऑक्साइड, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा ही हार्मफुल है वो। अब ये जो रिएक्शन है ओवरऑल वो एक्सोथर्मिक होता है, मतलब बहुत सारा हीट जो है इसमें इवॉल्व होता है। अब क्योंकि हम लोग इसको एक बंद ब्लास्ट फर्नेस के अंदर कर रहे हैं, इसके वजह से ये जो हीट जब ये प्रोड्यूस किया है तो वो भी कहाँ रह जाएगा, फर्नेस के अंदर। तो क्योंकि अंदर हम लोग को हाई टेम्परेचर चाहिए तो मेंटेन भी हो रहा है, इसलिए यहाँ पे लिखा है सिंस दिस रिएक्शन मेंटेन्स हाई टेम्परेचर इन द फर्नेस देयरफॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज नॉट अलाउड टू एस्केप अगेन एंड सेट इन द रिएक्शन विद कोक। तो अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है वो क्या होगा, वापस से कोक के साथ रिएक्ट कर सकता है, जो यहाँ पे रिएक्शन दिया है उसमें। ठीक है, और स्मॉल अमाउंट ऑफ हेमाटाइट जो है वो भी रिएक्ट करता है कोक के साथ में, वहाँ भी आयरन और कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। तो एक बार यहाँ दिख रहा है ऑक्साइड जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया, मतलब आयरन का ऑक्साइड, और यहाँ पे आयरन का ऑक्साइड कार्बन यानी कि कोक के साथ रिएक्ट किया है, वहाँ पे भी आयरन ही रिलीज हो रहा है। नेक्स्ट है हाई टेम्परेचर जो है फर्नेस का, वो क्या करेगा, लाइमस्टोन को डिसोसिएट कर देता है कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड में। देखो यहाँ पे रिएक्शन है, लाइमस्टोन मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, तो हाई टेम्परेचर है अंदर तो ये हीट की वजह से डिसोसिएट हो जाएगा किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब ये जो रिएक्शन है ना वो एंडोथर्मिक है, मतलब ये हीट एब्जॉर्ब करता है, और हम लोग को अंदर हाई टेम्परेचर चाहिए, इसलिए हम लोग जो लाइमस्टोन है यानी कि ये कैल्शियम कार्बोनेट है वो बहुत कम अमाउंट में वहाँ पे ऐड करते हैं, ताकि ये जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा डाउन नहीं चला जाए। ठीक है, एक्सेस ऑफ लाइमस्टोन कैन रिड्यूस द हीट एंड कॉज एनर्जी लॉस। अब ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है जो इस रिएक्शन में बन रहा है यहाँ पे, उसको क्या करेंगे, तो इसके अंदर जो इम्प्यूरिटीज़ है ना
सिलिकॉन डाइऑक्साइड के इम्प्यूरिटीज़ यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। तो ये जो सिलिकॉन इम्प्यूरिटीज़ है उसके साथ में ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो मिक्स होकर के कैल्शियम सिलिकेट बना लेता है। ये जो कैल्शियम सिलिकेट है इसको स्लैग बोलते हैं और जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसको फ्लक्स बोलते हैं। तो इनके भी अपने अपने नेम है और ये नेम जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इनको याद करना है क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं कि फ्लक्स क्या है, स्लैग क्या है। तो आपको यहीं से याद रखना है। फ्लक्स मतलब कैल्शियम ऑक्साइड है और स्लैग मतलब जब ये कैल्शियम ऑक्साइड सिलिका का जो भी इम्प्यूरिटी है उसके साथ रिएक्ट करके कैल्शियम सिलिकेट बनाया है, तो इसी सिलिकेट को स्लैग बोल रहे हैं। अब देखो फर्नेस के अंदर जो टेम्परेचर है ना वो मेंटेन रखना है हम लोग को 1200 से 1600 डिग्री सेल्सियस तक। ये जो कैल्शियम सिलिकेट है वो क्या होता है, मोल्टेन स्टेट में रहता है और इसका डेंसिटी जो है वो जो ओर है इसके अंदर उसके डेंसिटी से अलग होता है। ठीक है, जो ओर है आयरन के ओर हैं वो ज़्यादा डेंस होते हैं और ये जो स्लैग है वो उसका डेंसिटी उससे कम है, इसलिए आयरन जो है वो क्या होगा, अलग लेवल पे जाएगा और जो स्लैग है वो अलग लेवल पे। तो यहाँ ब्लास्ट फर्नेस में आपको दिख रहा होगा नीचे से बाहर निकलने के लिए भी दो रास्ते हैं, जो भी सब्सटेंस है उसके बाहर आने का यहाँ पे दो रास्ता है। तो क्योंकि मोल्टेन आयरन जो है वो ज़्यादा हैवी है इसलिए वो नीचे वाले एरिया से बाहर आएगा और स्लैग जो कि थोड़ा हल्का है इसके कंपैरिजन में थोड़ा हल्का है वो ऊपर वाले जो पासेज है वहाँ से बाहर आता है। तो इस तरीके से जो इम्प्यूरिटीज़ है वो सेपरेट और जो आयरन है वो सेपरेट हो गया। अब ये जो प्योर आयरन हम लोग यहाँ से ऑब्टेन कर रहे हैं ना उसमें हाई क्वांटिटी में मिक्स हुआ रहता है कोक, क्योंकि हम लोग कोक बहुत सारे यूज़ किए थे। तो क्योंकि इस आयरन में बहुत सारा कोक है इसलिए इस आयरन को हम लोग पिग आयरन बोलते हैं। अब ये जो पिग आयरन है उसको डिफरेंट तरीके से रिफाइन किया जाता है एंड इस रिफाइनिंग पे डिपेंड करता है कि हम लोग उससे डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड के आयरन जो है ऑब्टेन कर सकते हैं। ग्रेड मतलब ज़्यादा प्योर होगा, कुछ थोड़ा मिक्स होगा उसमें, जैसे कोक का लेवल डिफरेंट डिफरेंट होगा सब में। तो उसी ग्रेड के अकॉर्डिंग किसी को कास्ट आयरन तो किसी को राउट आयरन बोलते हैं। अब यहाँ तक हो गया आपका आयरन क्या की क्लीनिंग। अब ये जो आयरन है ना उसको छत्तीसगढ़ में बहुत टाइम से मेटालिक आर्ट के फॉर्म में यूज़ हो रहा है। तो जो आयरन क्राफ्ट है वो बहुत ही स्पेशल प्लेस रखता है ट्रेडिशनल आर्ट वर्क में छत्तीसगढ़ में। ठीक है, एंशियंट एजेस में जो आयरन है उसको कैसे ऑब्टेन करते थे, तो पहले जो आयरन के रॉक्स होते थे ना, वो रॉक्स जिसमें आयरन प्रेजेंट रहता था उसको ब्रेक करते थे, उसके बाद उसमें कोल मिक्स किया जाता था एंड उसके बाद उसको मेल्ट करते थे। मेल्ट करने के बाद में फिर ओवरऑल हम लोग को आयरन जो है वो मिल जाता था। और आज के डेट में भी छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में इसी तरीके से आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और स्पेशल टाइप ऑफ रॉक्स जो हैं वो यूज़ होते हैं और इससे क्या बनाते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट फिगुरीन्स बनाए जाते हैं इस आयरन का यूज़ करके। और जो मोस्ट कमर्शियल आजकल की डेट में, लेकिन अब ऐसा होने लगा है ज़्यादातर की कमर्शियल आयरन परचेज कर लेते हैं एंड उसके बाद उसको हीट करके डेकोरेटिव आइटम्स बना लेते हैं, जैसे कि नाइफ हो गए, टोंग्स, एक्स, ऑयल लैम्प होल्डर्स और एनिमल स्टैचूज़, फ्लावर वास एक्सेट्रा। आयरन आर्ट जो है वो बस्तर रीजन में बहुत ज़्यादा रहता है। वहाँ पे ट्रेडिशनल आइडल्स, गॉड और गॉडेसेस के ट्रेडिशनल आइडल्स भी आयरन के बनाए जाते हैं एंड उनको वर्शिप किया जाता है। और विंडोज़, डोर्स, स्विंग्स ये सारे भी ट्रेडिशनल आयरन आर्ट के थ्रू ही बनाए जाते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक जिसको कि ढोकरा मेटल कास्टिंग आर्ट बोलते हैं, ये यूज़ होता है बस्तर रीजन में। यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले वैक्स के फिगर्स बनाते हैं, फिर इन वैक्स के फिगर्स को क्ले से कोट करते हैं। ठीक है, वैक्स के फिगर बनाएंगे उसके बाद इसके ऊपर क्ले लगा करके पूरा एकदम वही स्ट्रक्चर को हार्ड कर लेते हैं। उसके बाद फिर इसको कुक किया जाता है। तो जब इस क्ले को कुक करेंगे तो क्या होगा कि जो वैक्स था उसके अंदर का वो मेल्ट होकर के बाहर निकल जाएगा और क्ले जो है वो कुक होकर के हार्ड हो जाएगा और अब वो पूरा वो शेप ले लेगा, जिस शेप का वैक्स का बनाए थे वही शेप अब क्ले ले लेगा। वैक्स से चीज़ें बनाना थोड़ा ईजी होता है इसलिए वैक्स से पहले बनाते हैं और उसके बाद उस पर क्ले कोट करते हैं। अब वैक्स पिघल गया, क्ले का स्ट्रक्चर हम लोग को मिल गया है जो अंदर से क्या है, हॉलो है, मतलब एम्प्टी है, खोखला है। अब उसके अंदर मोल्टेन मेटल जो होता है यानी कि आयरन जो होता है उसको फिल कर देते हैं और उसके बाद जब वो सेटल हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो उसी वैक्स का जो फिगर था उसी के शेप में अब वो आयरन वाला आ जाता है। इसी को ही ढोकरा मेटल कास्टिंग आर्ट बोलते हैं। इस तरीके का यूज़ ज़्यादातर की बस्तर रीजन्स में आज भी किया जाता है और इसके अलावा रायगढ़ में, कोंडागांव में यूज़ करते हैं। और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे फिगर्स इसके थ्रू बनाए जाते हैं, जैसे कि बुल, गॉड गॉडेसेस, हॉर्सेस, एलिफेंट्स एक्सेट्रा। इसके अलावा डोर नॉब्स, हैंडल्स, एनिमल हॉर्न्स, क्राउन्स एक्सेट्रा जो है इसी आर्ट फॉर्म के थ्रू बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे आता है एक क्वेश्चन, विच रिएक्शन वॉज हेल्पिंग इन मेंटेनिंग हाई टेम्परेचर विद इन द ब्लास्ट फर्नेस। कौन सा रिएक्शन हेल्प कर रहा था, तो कोक का रिएक्शन। किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में। और इसके अलावा तो उसी कोक का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, ये हेल्प कर रहा था हाई टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट है, विच कंपाउंड इज़ यूज्ड एज फ्लक्स। फ्लक्स के फॉर्म में क्या यूज़ कर रहे थे हम लोग यहाँ पे, तो फ्लक्स के फॉर्म में यूज़ हुआ था कैल्शियम ऑक्साइड ब्लास्ट फर्नेस में।
ठीक है, मेटल्स के एक्सट्रैक्शन के टाइम पे। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पे कोरोजन, कि आयरन तो पढ़ लिया, अब कोरोजन क्या होता है। तो हम लोग को पता है कि जो भी एक्टिव मेटल्स हैं जैसे कि एल्यूमिनियम, जिंक, ये सारे जो हैं ऑक्सीजन और मॉइस्चर के प्रेजेंस में बहुत ही रैपिडली रिएक्ट करते हैं और क्या करते हैं कि कोरोड हो जाते हैं, मतलब ख़राब हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को कोरोजन बोलते हैं। यही कोरोजन अगर आयरन में देखने के लिए मिलता है तो हम लोग उसको रस्टिंग बोलते हैं। सिल्वर में देखने मिलता है तो टार्निशिंग बोलते हैं। तो अलग अलग नेम है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो प्रोसेस है कोरोजन का वो कैसे होता है और उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके लिए दिया है एक्टिविटी 5। आपको ये एक्टिविटी लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना है, समर या विंटर सीजन में नहीं करेंगे। में कर सकते हैं लेकिन रेनी सीजन में नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पे ह्यूमिडिटी ऑलरेडी बहुत हाई होता है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे आपको क्या करना है, 3 डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स लेने हैं, उनको A, B और C लेबल कर देना है। अब 3 से 4 ऑल पिन्स आपको तीनों टेस्ट ट्यूब में डालने हैं और टेस्ट ट्यूब A में आपको इनफ वाटर ऐड करना है और वही पिन्स उसमें रहेंगे ही, डूब जाए वो पिन, इतना पानी आपको उसमें डालना है। दूसरा जो टेस्ट ट्यूब बी है उसमें आपको एक पीस ऑफ कॉटन लेना है, उसको मॉइस्ट करना है और उसके बाद उसको डाल देना है एंड उसके ऊपर से पिन रहेंगे। और थर्ड वाला जो टेस्ट ट्यूब है सी, उसको अनटच्ड रखेंगे, मतलब उसमें सिर्फ ऑल पिन्स होंगे और कुछ भी नहीं। अब ये तीनों टेस्ट ट्यूब्स में एयर जो है वो ना जाए, ठीक है। इसको एयर टाइट बनाने के लिए तीनों के माउथ पे आपको बलून्स लगा देने हैं। इतना हो गया सेटअप। अब इसके बाद में क्या होगा, ऑब्जर्व करना है इसको। हम लोग को क्या करना है, सनलाइट में रख देंगे, ऑब्जर्व करेंगे 3 से 4 आवर्स तक, ठीक। इससे आपको क्या दिख रहा है, अब क्या क्या चेंजेस यहाँ पे दिखेंगे, वही सारे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा है कि क्या रस्ट फॉर्म हो रहा है तीनों ऑल पिन्स में, क्या सेम अमाउंट ऑफ रस्ट फॉर्म हो रहा है तीनों ऑल पिन्स में, क्या वो जो बलून था जिसके थ्रू हम लोग इसको कवर किए थे उसमें कोई चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं, और व्हाट कुड बी द कॉज ऑफ दिस चेंज। अगर चेंज दिख रहा है तो क्या रीज़न है, कौन सा गैस फॉर्म हो रहा है, ये सारा चीज़, ठीक है। और टेस्ट ट्यूब जो तीनों है उसमें किस में ज़्यादा आपको चेंजेस देखने के लिए मिले। अब देखो जो टेस्ट ट्यूब ए है वहाँ पे क्या किए हम लोग, पिन को तो पूरा पूरा इमर्स कर दिए हैं वाटर के अंदर, पूरे अच्छे तरीके से डुबा दिए हैं। यहाँ पे रस्टिंग ज़्यादा दिखेगा, यहाँ पे रस्टिंग कम दिखेगा और यहाँ पे रस्टिंग मिलेगा ही नहीं। अब क्यों नहीं मिला, रस्टिंग नहीं मिला क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट नहीं है, एयर प्रेजेंट नहीं है। हम लोग सिर्फ यहाँ पे मतलब वाटर प्रेजेंट नहीं है, एयर है लेकिन वाटर नहीं है। यहाँ पे वाटर और एयर दोनों है और यहाँ पे वाटर थोड़ा कम था, तो उसी लेवल के हिसाब से सब में रस्टिंग डिफरेंट डिफरेंट देखने के लिए मिलेगा। एंड रही बलून्स की बात, तो हाँ बलून्स जो है वो क्या हो जाएंगे, फूल जाएंगे कुछ टाइम के बाद में, क्योंकि अंदर में जब आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो तो टेम्परेचर तो मिल रहा है कंटिन्यूसली ना, तो गैस तो प्रोड्यूस होंगे यहाँ पे, तो वो बलून जो है वो थोड़ा थोड़ा फूल जाएगा हर केस में। तो हम लोग को ओवरऑल क्या पता चला कि सिर्फ प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, ठीक है, सिर्फ मॉइस्चर का प्रेजेंट होना ज़रूरी नहीं है, ऑक्सीजन मतलब एयर और मॉइस्चर दोनों ही चीज़ें चाहिए तब आयरन जो है वो रस्ट होता है। इसके अलावा सॉल्ट या दूसरे एसिड्स का जो प्रेजेंस होता है वो भी रस्टिंग को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। अगर सॉल्ट और एसिड प्रेजेंट है तो भी रस्टिंग जल्दी होगा, तो मतलब रेट ऑफ रस्टिंग जो बोलेंगे, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ आयरन या फिर presence of these salts and acids increases the rate of rusting. This is why iron rusts faster in areas close to sea and oceans. Now nature of metals affect the rate of corrosion, यानी कि मेटल का जो नेचर है उस पर भी डिपेंड करेगा कोरोजन। अगर मेटल रिएक्टिव है तो जल्दी कोरोड हो जाएगा, अगर रिएक्टिव नहीं है तो टाइम लगेगा कोरोड होने में। और मोस्ट कोरोजन प्रिवेंशन मेटल्स ट्राई टू प्रिवेंट एयर एंड मॉइस्चर फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द मेटल्स। जो भी सारे ऐसे मेटल्स हैं ना जो कोरोजन प्रिवेंट कर रहे हैं, वो क्या करते हैं कि एयर और मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में नहीं आने देते हैं मेटल को। अब इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कोरोजन प्रिवेंशन मेथड्स जो भी हैं उन सब में क्या क्या कर सकते हैं, तो हम लोग प्रोटेक्टिव लेयर्स लगा सकते हैं। यूजुअली क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं सब्सटेंस को या ग्रीस लगा देते हैं, या फिर आयरन सरफेस को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग कोई भी एक ऐसा एटमॉस्फेरिक बैरियर वहाँ पे क्रिएट करते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग बैरियर प्रोटेक्शन मेथड, जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रीसिंग कर रहे हैं या पेंट लगा रहे हैं या कोई प्रोटेक्टिव लेयर उसके ऊपर लगा रहे हैं, ये होता है बैरियर प्रोटेक्शन मेथड। इसके अलावा एक होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जहाँ पे क्या करते हैं कि जो भी सरफेस है ना मेटल का उसको कोट कर दिया जाता है टिन, निकल या फिर क्रोमियम से। तो 2 मेथड्स हो गए। मेथड ऑफ प्रोटेक्शन अगर पूछेगा तो बैरियर प्रोटेक्शन एक लिखेंगे और प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन में ना बैरियर प्रोटेक्शन लिखेंगे और इलेक्ट्रोप्लेटिंग लिखेंगे। इसके अलावा एक और मेथड होता है जिसको बोलते हैं सैक्रिफिशियल मेथड। सैक्रिफिशियल मेथड में क्या होता है कि एक दूसरा मेटल जो ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव जो मेटल है उसको यूज़ करते हैं आयरन को कवर करने के लिए, जैसे कि जिंक।
जिंक जो है वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक का एक लेयर आयरन के ऊपर चढ़ा देते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वनाइजेशन, और मतलब गैल्वनाइज्ड आयरन ऑब्टेन होगा इससे, ठीक है। अब ये इससे क्या होता है कि जो जिंक है वो मोर रिएक्टिव है, तो जिंक खुद क्या करेगा, रिएक्ट कर लेगा एयर में जो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ, और एक थिक लेयर बना लेगा जिंक ऑक्साइड का। अब ये जो जिंक ऑक्साइड है वो क्या है, तो एक्चुअल में जिंक जो है वो कोरोड हो चुका है, लेकिन इस जिंक ऑक्साइड के लेयर की वजह से अंदर का जो आयरन है वो बच जाएगा, किस चीज़ से, रस्टिंग से। तो इसीलिए इसको बोल रहे हैं सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, क्योंकि कोई एक दूसरा मेटल है जो खुद को सैक्रिफाइस कर दे रहा है इस मेटल को बचाने के लिए। ना यहाँ पे एक्टिविटी 6 दिया है जो आप खुद परफॉर्म करेंगे। आपको आयरन ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट बनाने हैं जो आपको होम और स्कूल में देखने के लिए मिलते हैं, एंड उनको किस चीज़ से कोट किया गया है आपको नोट करना है, मतलब कुछ पेंट लगाए हैं या ग्रीस लगाए हैं। और अब बेसिस ऑफ सिलेक्शन क्या है कि किस में पेंट यूज़ करना है, किस में ग्रीस यूज़ करना है। नाउ सम मेटल्स आर प्रोटेक्टेड बाय अप्लाइंग कोरोजन रेसिस्टेंट सॉल्यूशन। कुछ मेटल्स में क्या करते हैं, कोरोजन रेजिस्टेंट सॉल्यूशंस अप्लाई करते हैं ताकि वो बचा रहे। ये जो सॉल्यूशन है वो एक्चुअल में बेसिक सॉल्यूशन होता है क्रोमेट या फिर फॉस्फेट का। समटाइम्स आयरन इज मिक्स्ड विथ अदर मेटल्स टू फॉर्म एलॉयज एंड दस डू नॉट रस्ट ऑल और रस्ट रेयरली। यानी कि क्या होता है कि आयरन को दूसरे मेटल से भी कोट कर दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है, मतलब एलॉयज बनाए जाते हैं ताकि वो या तो रस्ट हो ही ना या फिर बहुत ही कम रस्टिंग उसमें देखने के लिए मिले। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं उसका एलॉय बनाना। तो एलॉय के बारे में अभी और डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले दिया है कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन है वो एक केमिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। अब इलेक्ट्रोकेमिकल क्यों है, तो इलेक्ट्रो तो मतलब ये था कि इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में जो सारे केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं वो, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हम लोग प्रोवाइड नहीं कराते हैं तो भी तो आयरन कोरोड हो जाता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल क्यों बोल रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है उसका बेसिस होता है कि दो पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पे रीजन्स बने, यानी कि एक पॉजिटिवली चार्ज और एक नेगेटिवली चार्ज रीजन बने। तो जो भी मेटल आयरन है वो जब एयर में रख देते हैं और ह्यूमिड कंडीशंस हो तो दो अपोजिट रीजन्स वो डेवलप कर लेता है। एक होता है नेगेटिवली चार्ज और एक होता है पॉजिटिवली चार्ज। और इसका जो सरफेस है वो कैसे बिहेव करने लगेगा, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के जैसा। अब ये दो पॉजिटिवली चार्ज रीजन्स कैसे बन रहे हैं, तो जो आयरन होता है वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होकर के Fe2+ बना लेता है और ये पॉजिटिवली चार्ज रीजन फॉर्म हुआ। वहीं दूसरी तरफ जो देखो ये ऑक्सीडाइज कैसे हुआ, तो ये आयरन जो है वो एयर के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हुआ। वहीं जो वाटर है वो क्या किया, OH- आयन रिलीज किया, तो ये बना पॉजिटिवली चार्ज रीजन और ये नेगेटिवली चार्ज रीजन। इस तरीके से रस्ट फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। तो दिखेगा आपको यहाँ पे उसी चीज़ को इक्वेशन में लिखा है। आयरन जो है वो ऑक्सीडाइज होकर के आयरन ऑक्साइड बनाया, या फिर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +2 दिखा दे रहा है। इसके अलावा जो कैथोड है, मतलब एनोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। वहीं पे अब कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ऑक्सीजन के साथ में जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो रिएक्ट किए और OH- आयन रिलीज किए। अब दो पॉजिटिवली चार्ज रीजन्स बने हैं। इन रीजन्स की वजह से ये दोनों जब ऐड होगा तो क्या बनेगा, देखो Fe2+ और OH- दोनों ऐड होगा तो FeOH ट्वाइस, यानी कि फेरस ऑक्साइड फॉर्म हुआ है। यही जो ऑक्साइड है हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ है। तो यही जो हाइड्रोक्साइड है ना, जिसको कि आयरन हाइड्रोक्साइड बोल रहे हैं, ये क्या करेगा, रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ में और आयरन का ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। ये हाइड्रोक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और वाटर है उसके साथ रिएक्ट किया तो आयरन का ऑक्साइड बना है। अब ये जो फॉर्मूला है Fe2O3.XH2O हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, ये क्या है, रस्ट है। रस्ट का फॉर्मूला अगर पूछेगा तो यही फॉर्मूला है। नेक्स्ट अब देखते हैं एलॉयज क्या होते हैं। एलॉइंग जो है वो एक बहुत ही पॉपुलर मेथड है जिससे कि मेटल्स जो है ना उनके प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव किया जाता है। एलॉय क्या होता है, तो एक होमोजीनस मिक्सचर होता है मेटल और मेटल्स का, या फिर एक मेटल और दूसरे नॉन मेटल्स का, यानी कि एटलीस्ट एक प्राइमरी कंपोनेंट जो है इसका वो मेटल होना चाहिए। जो एलॉयस हैं उनके एग्जांपल्स जो हैं वो ज़्यादातर के क्या होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशंस होते हैं। अब मतलब कि सॉलिड का सॉल्यूशन है, दो डिफरेंट सॉलिड्स को हम लोग मिक्स करके कुछ नया बना रहे हैं। ज़्यादातर कि हम लोग अगर सॉल्यूशन की बात करें तो हम लोग लिक्विड इमेजिन करते हैं ना, लेकिन एलॉयज़ जो है वो सॉलिड सॉल्यूशन है। जो ह्यूमन बींग्स हैं वो बहुत टाइम से एलॉयज़ बना रहे हैं, प्री हिस्टोरिक टाइम से ही। जो एलॉयस होते हैं वो एक्चुअल में क्या करते हैं, एलॉइंग से जो भी मटेरियल है, जो भी मेटल है, उसका हार्डनेस इंक्रीज़ हो जाता है, उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज़ हो जाता है। मतलब ओवरऑल ये जो मेटल्स हैं वो और ज़्यादा यूज़फुल बन जाते हैं। तो एलॉयज़ जो है वो ईजिली बन सकते हैं, ठीक है। इस एलॉयज़ को फिर ईजिली हम लोग यूज़ करके डिफरेंट शेप्स में इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और बहुत डिफरेंट एरियाज़ में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। An alloy is prepared by first melting one of the metals and then dissolving
अदर मेटल्स और नॉन मेटल्स इन अ डेफिनिट प्रोपोर्शन। यानी कि एलॉयज़ बनाने के लिए सबसे पहले जिस भी मेटल का एलॉय बनाना है उसको मेल्ट किया जाता है, फिर उसमें दूसरे मेटल या फिर नॉन मेटल को मिक्स करते हैं एक डेफिनिट प्रोपोर्शन में। उसके बाद इस मिक्सचर को कूल कर देते हैं रूम टेम्परेचर पे और हम लोग को डिज़ायर्ड एलॉय मिल जाता है। फिर इस एलॉय का हम लोग यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ें बनाने में। तो जब हम लोग को एलॉय बनाना होगा तो हम लोग किस मेटल का बना रहे हैं और उस मेटल में हम लोग को क्या सारा प्रॉपर्टी चाहिए, वो सब चीज़ को अच्छे से सोचते हुए हम लोग को केयरफुली दूसरा मेटल वहाँ पे यूज़ करना होता है। जैसे अगर आप मान लो आयरन है, आयरन का एग्जाम्पल लेते हैं। आयरन जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है एलॉयज़ बनाने में, क्योंकि प्योर आयरन जो है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है। देखो रिलेटिवली सॉफ्ट लिखा है, ठीक है, सॉफ्ट नहीं होता है, वो रिलेटिवली सॉफ्ट है, मतलब दूसरे के कंपैरिजन में वो सॉफ्ट है। प्योर आयरन जो है वो इम्प्योर आयरन के कंपैरिजन में सॉफ्ट है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन ऐड कर देते हैं इसमें, जिसकी वजह से इसका हार्डनेस बढ़ जाता है। तो हम लोग को क्या करना था, आयरन जो है वो सॉफ्ट था, उसको और हार्ड करना था। हार्ड करने के लिए कार्बन मिलाना पड़ता है, इसलिए कार्बन ही मिलाए। तो क्या बोलना चाह रहा है कि हम लोग को सिलेक्ट करना है सोच समझ के कि क्या ऐड कर रहे हैं। अब जैसे स्टेनलेस स्टील है, ये बनाने के लिए क्या करते हैं, आयरन में कार्बन के साथ साथ निकल और क्रोमियम, ये दोनों चीज़ों को भी ऐड कर दिया जाता है। अब क्रोमियम को क्यों सिलेक्ट किए, तो क्रोमियम जो है वो प्रिवेंट करता है रस्टिंग। स्टेनलेस स्टील है मतलब उसमें स्टेन्स नहीं लगेंगे, रस्ट नहीं आएगा, तो इसलिए क्रोमियम यूज़ किए। तो सिलेक्ट कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को यूज़फुलनेस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर रहे हैं कि हाँ ये इस काम में आएगा, इसीलिए मिला रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ एलॉयस दिए हुए हैं और उनके यूजेस दिए हुए हैं, ये आपको याद करना है। ब्रास और ब्रॉन्ज़ को अच्छे से याद करना, जर्मन सिल्वर भी, ये चीज़ें जो है अब एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिलेंगी। ब्रास में क्या क्या है, तो कॉपर और जिंक है। ब्रॉन्ज़ में कॉपर और टिन है। अब इसको कैसे याद करोगे, कन्फ्यूज़न अगर हो रहा होगा तो कॉपर तो दोनों में है, ये चीज़ याद कर लो। इसके अलावा ब्रास में आपको एस दिख रहा है ना, लेकिन एस कहाँ है, एस एन। टिन जो है वो ब्रॉन्ज़ में है, वहीं ब्रॉन्ज़ में आपको जेड दिख रहा है, लेकिन जिंक कहाँ है, ब्रास में है। तो जस्ट अपोजिट आपको चले जाना है यहाँ से। तो ये हो गया। अब इनका यूजेस देख लेंगे, ब्रास और ब्रॉन्ज़ कहाँ यूज़ हो रहे हैं। ब्रॉन्ज़ आपको पता होगा, जब भी कभी रेस वगैरह कर रहे हो या कोई भी स्पोर्ट्स हो रहा है, वहाँ पे मेडल्स दिए जाते हैं, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज़ मेडल। तो ब्रॉन्ज़ को यहाँ पे स्टैचूज़ में, कॉइन्स में, यूटेंसिल्स में, मेडल्स बनाने में यूज़ कर रहे हैं, और वहीं ब्रास को यूटेंसिल्स बनाने में और हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स बनाने में। अब जर्मन सिल्वर है तो इसमें कॉपर, जिंक और निकल प्रेजेंट होता है। ये कॉइन्स, यूटेंसिल्स और ऑर्नामेंट्स बनाने में यूज़ होता है। वैसे ही फिर दिया है मैग्नीलियम, बेल मेटल, गन मेटल, सोल्डर, डुरैलुमिन, स्टेनलेस स्टील और एल्निको। अब बता रही हूँ कि इनमें से आपको जो चीज़ें याद करनी है ना, जो इम्पोर्टेंट है, वो ब्रास, ब्रॉन्ज, जर्मन सिल्वर, सोल्डर, एल्निको, ये है। और डुरैलुमिन भी एक बार थोड़ा देख लेना, उतना तो नहीं लेकिन हाँ, और स्टेनलेस स्टील है। मतलब ओवरऑल सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिन चीज़ों पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है वो ये सारे हैं, ठीक है। इनका मतलब इनमें क्या क्या चीज़ें मिक्स है, ज़रूरी नहीं कि एकदम परसेंटेज याद रहे, लेकिन क्या चीज़ मिक्स है वो याद रहना चाहिए और उसके यूजेस जो हैं वो याद रहने चाहिए। अब दिया है यहाँ पे, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल्स दैट आर यूज्ड इन योर स्कूल्स और होम। जो पहले दिया था वही एक्टिविटी फिर से है यहाँ पे। एंड उसके अलावा आपको नोट करना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो प्योर मेटल से बना हुआ है और कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो एलॉयस से बना हुआ है, और क्या रीज़न था कि हम लोग यहाँ पे कहीं पे प्योर मेटल तो कहीं पे एलॉय यूज़ किए हैं। नाउ छत्तीसगढ़ जो है वो प्राइमरी साइट है जहाँ पे आयरन ओर जो है उससे स्टील प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है, स्टील बनाया जाता है। बहुत सारे स्टील प्लांट जो हैं वो छत्तीसगढ़ में प्रेजेंट है। अगर आप यहाँ आसपास में अंबिकापुर एरियाज़ में भी अगर बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे भी स्टील प्लांट्स प्रेजेंट हैं, आप विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो छत्तीसगढ़ है, वहाँ उसका लॉन्ग हिस्ट्री रहा है आयरन के साथ वर्क करने का। तो डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट ट्रेडिशंस होते हैं आयरन क्राफ्ट्समैन के। जैसे हमारे एंसेस्टर्स थे, उन्होंने डिस्कवर किया था डिफरेंट टेक्निक्स आयरन एक्सट्रैक्शन का, और वहीं पे वो लोग एलॉयज़ भी प्रिपेयर करते थे। तो ये सारा जो है वो बहुत ही ट्रेडिशनल है, यहाँ से चला आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चंस आते हैं कि हाउ विल द रेट ऑफ कोरोजन बी अफेक्टेड इन वाटर दैट हैज़ अ हाई कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट। यानी कि ऐसा पानी जिसमें सॉल्ट का कंसनट्रेशन ज़्यादा है, वहाँ पे कोरोजन का रेट कैसा होगा। तो हम लोग देखे थे ना, अगर सॉल्ट प्रेजेंट है तो कोरोजन जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ कोरोजन इंक्रीजेज। नाउ वाई डू वी मेक एलॉयस, एलॉयस क्यों बनाए जाते हैं, तो मेटल्स को ज़्यादा यूज़फुल बनाने के लिए। और व्हाट इज़ गैल्वेनाइजेशन, तो ये क्या था, आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर जिंक का एक कोटिंग लगाना। तो आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आया। यहाँ आपका ये लेसन कंप्लीट हो जाता है। हमने क्या क्या चीज़ें पूरी लेसन में पढ़ी हैं वो एक बार यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। मेटल्स जो हैं उनका मेटालिक लस्टर होता है, डक्टिलिटी होता है, मेलिएबिलिटी होता है, सोनोरिटी होता है, और वो गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। मेटल्स जो हैं उनको अगर अरेंज कर दिया जाए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के बेसिस में, तो जो ऑब्टेन हो रहा है उसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ या फिर एक्टिविटी सीरीज़। मोर रिएक्टिव मेटल्स जो हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस कर देते हैं।
मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके मेटल के ऑक्साइड्स बनाते हैं जो कि बेसिक नेचर के होते हैं एंड कुछ कुछ एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। एग्जाम्पल याद है एम्फोटेरिक का। नेक्स्ट है मेटल्स जो हैं वो रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं। फिर मेटल्स अगर एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं। मेटल्स जो हैं वो दोनों ही फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, या तो फ्री या फिर कंबाइंड फॉर्म। और मेटल्स को उनके ओर्स से सेपरेट करने का जो प्रोसेस है उसको मेटलर्जी बोलते हैं। और ये जो मेटलर्जी है वो 3 मेन स्टेप्स में कंप्लीट होता है। एक होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, दूसरा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल और तीसरा प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। फिर मेथड ऑफ कंसंट्रेशन डिपेंड करता है नेचर ऑफ मेटल ओर पे। और ओर जो है वो टोटल कितने टाइप्स के थे? टोटल 4 टाइप्स के थे। नाउ कंसंट्रेशन ऑफ ओर जो है वो ज़्यादातर की 3 डिफरेंट मेथड से किया जाता है। एक ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, एक फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड और एक मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। और हीटिंग ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फाइड किसके प्रेजेंस में? एयर या फिर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, वो होता है रोस्टिंग। और वहीं पे हीटिंग ऑफ कार्बोनेट्स, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। नाउ रिडक्शन ऑफ मेटल इनटू मेटल ऑक्साइड इज डन यूजिंग कोक या फिर चारकोल। और फ्लक्स क्या था? तो एक ऐसा सब्सटेंस था जिसको कि ऐड किया जाता है किसमें? आयरन में, मेल्टेड आयरन में, ताकि उसकी जो इम्प्योरिटीज़ है उसको रिमूव कर पाए, ठीक है। तो फ्लक्स जो है वो क्या करता है? रिएक्ट करता है इन इम्प्योरिटीज़ के साथ और स्लैग फॉर्म कर लेता है। जो रिएक्टिव मेटल्स हैं वो क्या करेंगे? तो ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ में रिएक्ट करके कोरोड हो जाते हैं। इस प्रोसेस को कोरोजन बोलते हैं। और मेटल्स को मिक्स करके दूसरे मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स के साथ में एलॉयज़ बनाया जाता है। ये सारा हो गया आपका जो आप इस लेसन में पढ़े। नेक्स्ट है अब यहाँ पे एक्सरसाइज। तो ये एक्सरसाइज सोल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड यस, अगर आप हमसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स अगेन।